आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CGPSC द्वारा वर्ष 2012 से लेकर के 2020 तक छत्तीसगढ़ के संस्कृति, लोक कला और साहित्य, इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा, बोली, छत्तीसगढ़ के लोक पर्व से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, कब से कब तक, 2012 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं CGPSC के प्रीलिम्स के एग्जाम में, उनको हम लोग डिटेल से देखेंगे। और काफी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुए हैं इस टॉपिक से, मतलब संस्कृति, लोक कला, साहित्य, भाषा, बोली, लोक पर्व और दूसरी इस तरह की चीजें। तो लगभग ना हर साल हर पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप में से काफी सारे बच्चों ने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने को बोला था, मतलब कि CGPSC में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पूछा था। तो हम लोग देखेंगे इसमें, आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मतलब कि इस बार के पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? तो भाई ये एक पुस्तक है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, मतलब इसमें जो है ना छत्तीसगढ़ी भाषा, उसका साथ साथ छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन किया गया है। तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ये दयाशंकर शुक्ल जी इसके लेखक हैं, दयाशंकर शुक्ल। ये अभी 2020 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था ना, मतलब ये फरवरी 2021 में हुआ था 2020 का प्रीलिम्स का एग्जाम। CGPSC में ऐसे ही होता है। अभी जिसको हम लोग CGPSC प्रीलिम्स 2021 कहेंगे ना, उसका एग्जाम होगा फरवरी 2022 में। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। CGPSC जो जिस तरह से एग्जाम लेता है, फरवरी में होता है ना एग्जाम, तो एक साल पीछे उसका नाम होता है। तो दयाशंकर शुक्ल जी की ये रचना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी अभी CGPSC द्वारा पूछा गया है। तो बहुरा चौथ ये एक पर्व है और इसके बारे में अभी तक मेरे ख्याल से किसी भी पुस्तक में नहीं मिला था, कुछ एक बुक्स को छोड़ करके। तो ये जो बहुरा चौथ है, इसको बहुला चौथ भी बोला जाता है, मतलब जो रा लगा है ना उसके स्थान पर ला भी आ जाता है, बहुला, ऐसे बहुला, बहुला चौथ भी इसको बोला जाता है। तो ये बहुला चौथ कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। लेकिन यहां तो भाई भाद्रपद दिख ही नहीं रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना, मतलब देसी भाषा में जो भाद्रपद होता है, भाद्रपद, इसको जो है बोला जाता है भादो। और CGPSC जो है ना ऐसे ही पूछता है, जैसे कि पौष, पौष का जो महीना होता है ना, अभी चल रहा है ना पौष का महीना, तो पौष को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? पुष। तो CGPSC पौष न पूछ करके सीधा बोलेगा पुष, पुष बोलेगा। भाद्रपद को भादो बोलेगा, पौष को पुष बोलेगा। मतलब कि जो बोलचाल की भाषा में हम जैसा प्रयोग करते हैं, पौष को पुष बोलते हैं, भाद्रपद को भादो बोलते हैं, तो वैसे ही। थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा, गले में खराश आ रहा है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि ये जो बहुरा चौथ है ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। तो भाद्रपद को क्या कहते हैं? भादो। CGPSC डायरेक्ट ऐसे ही बोल देता है, मतलब जो बोलचाल की भाषा में जैसा हम बोलते हैं, भाद्रपद भादो, चैत्र मास को चैत बोला जाता है, ज्येष्ठ को जेठ बोला जाता है। तो ऐसे ही जो है CGPSC पूछता है। तो भादो कृष्ण चतुर्थी को बहुरा चौथ मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। भादो, भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को यह पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है काफी बार पूछा गया है कि भरथरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भाई सूरजबाई खांडे, ये जो है भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है, सूरजबाई खांडे। ये और भी परीक्षाओं में पूछा गया है। CGPSC जो है ना, जो प्रीलिम्स मेंस वाला जो एग्जाम लेता है, इसके अलावा और भी दूसरी परीक्षाएं लेता है, जैसे कि एक क्रीड़ा अधिकारी का एग्जाम हुआ था, नगर पालिका अधीक्षक जो CMO का जो एग्जाम था ना, मुख्य नगर पालिका अधीक्षक, ग्रंथपाल का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। मतलब कि CGPSC जो है ना साल भर कुछ ना कुछ एग्जाम लेते रहता है। तो उन परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो सूरजबाई खांडे ये जो है भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। ममता चंद्राकर लोक गायिका है, तीजनबाई पंडवानी और ऋतु वर्मा भी पंडवानी।
तो बाकी को भी आप लोग साथ साथ में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है भाई। तो जो ददरिया है इसको छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा कहा जाता है, ददरिया। भरथरी मैंने बताया अभी, सुरुजबाई खांडे। पंथी, पंथी जो है सतनामी बंधुओं का नृत्य है। और जो चंदैनी गायन है ये भी हमारे छत्तीसगढ़ का है, और लोरिक चंदा इसको कहा जाता है, चंदैनी को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कीर्ति थी। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु ये छत्तीसगढ़ के एक साहित्यकार थे। तो इनकी प्रथम रचना कौन थी ये आपको बताना है। तो छंद प्रभाकर, छंद प्रभाकर ये इनकी पहली रचना थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो ये भी हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है ना, हमारे संस्कृति लोक कला का ही एक अंग है जो भी मूर्ति कला है। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा मलार। मलार जो है सरगुजा की एक जाति है जो कि धातु मूर्ति कला का कार्य करती है। घड़वा की अगर मैं बात करूं तो ये बस्तर, विशेष करके कोंडागांव, वैसे बस्तर भी आप लगा सकते हो, कोंडागांव भी लगा सकते हो। अगर स्पेशली कोंडागांव दिया है तो आप कोंडागांव लगाएंगे, और बस्तर दिया है तो बस्तर, क्योंकि जो कोंडागांव है बस्तर के अंदर ही आता है। ये जो झारा है, ये रायगढ़, ये तीनों जो है ना धातु मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। घड़वा बस्तर कोंडागांव में, झारा जो है रायगढ़ में, मलार जो है सरगुजा में। तीनों क्या है? धातु मूर्ति कला का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हलषष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? घुमा फिरा के बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, हलषष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है, हलषष्ठी कब मनाया जाता है, इस तरह से हलषष्ठी कौन मनाते हैं? तो ये जो हलषष्ठी पर्व है इसको कमर छठ के नाम से भी जाना जाता है, कमर छठ। और ये जो पर्व है ना भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है, कमर छठ। जो अभी मैंने बताया ना भादो भाद्रपद, तो भादो मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष षष्ठी को, कृष्ण पक्ष षष्ठी को कमर छठ अथवा हल षष्ठी मनाया जाता है। ये महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। वो भी संतानवती माताएं, जो मतलब विवाहित हैं, जिनके संतान है, पुत्र पुत्रियां हैं, वो जो है इस पर्व को मनाती हैं। और इसमें जो है व्रत रखा जाता है पुत्र के दीर्घायु के लिए, जो पुत्र हैं, संतान है, उनके दीर्घायु के लिए माताएं व्रत करती हैं। ध्यान रखना, अच्छी फसल के लिए, ये तो भाई किसानों से संबंधित होगा। पति के दीर्घायु के लिए हमारे यहाँ तीजा होता है, हरिताली का तीज। और ये जो है हल षष्ठी पुत्र के दीर्घायु के लिए रखा जाता है। और हल षष्ठी के टाइम पर ही जहां तक मेरे ख्याल से पसहर चावल पसहर चावल कुछ इसी तरह का है, ये भी एक बार पूछा गया था, मैं बताऊंगा आप लोगों को। पसहर चाउर का प्रयोग किया जाता है हल षष्ठी के टाइम पर ही, जहां तक आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो हल षष्ठी त्योहार पुत्र के दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो भाई यहां पर देखिएगा, अगर आप लोग थोड़ा सा भी राउत नाचा के बारे में पढ़े होंगे तो आराम से आप इसको टिक कर सकते थे, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना कि राउत नाचा महोत्सव 45वां 44वां 43वां, तो उस हिसाब से आंसर यही बैठेगा अगर आप अंदाजा लगाओगे तो भी। और यही जो है राइट है, 1978 से राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में आयोजित होता आ रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि अभी कौन सा राउत नाचा महोत्सव हुआ होगा। और ये जो राउत नाचा महोत्सव है ये दीपावली के बाद आयोजित किया जाता है, या इसको हम बोल सकते हैं कार्तिक मास में। दीपावली कार्तिक मास में मनाया जाता है ना, तो कार्तिक मास के एकादशी में, कार्तिक मास में शुक्ल एकादशी, जो दिवाली के बाद जो एकादशी आता है ना, शुक्ल पक्ष एकादशी, तो उस टाइम पर जो एकादशी को क्या होता है, देव उठनी का पर्व मनाया जाता है ना, शुक्ल पक्ष एकादशी को, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी का पर्व मनाया जाता है, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में जेठाउनी भी बोला जाता है। एक बार पूछा गया है कि जेठाउनी कब मनाया जाता है, तो जेठाउनी या देव उठनी ये कब मनाते हैं भाई? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को पूछा गया है सारा कुछ। तो इसी समय जो है ना बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 1978 से यह कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है, तो ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चे ना, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोक पर्व हैं
उन पर वीडियो बनाने को बोल रहे हैं। विशेष करके उनका डाउट ये है कि जो महीने हैं, जैसे मैं यहाँ कार्तिक बोल रहा हूँ, भाद्रपद बोल रहा हूँ, भादो बोल रहा हूँ, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो इसमें उन लोगों को डाउट है, काफी सारे बच्चों को, तो वो अच्छे से वीडियो बनाने को बोल रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में इसको थोड़ा सा सरल ढंग से आप लोगों को समझाऊं। वैसे मैंने छत्तीसगढ़ के लोक पर्व के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन शायद उसमें महीनों में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, जो हिंदी के जो महीने हैं। तो मैं इस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? देहरौरी व्यंजन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये दीपावली के टाइम बनाया जाता है देहरौरी व्यंजन। देहरौरी व्यंजन ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? तो भाई चक्रधर समारोह ये भी एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, यहां से भी लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे और भी क्वेश्चन आएगा चक्रधर समारोह से इसी वीडियो में, क्योंकि इसमें हम लोग 2012 से लेकर के 2020 तक संस्कृति लोक कला से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लोग देख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है मैंने उसको भी ऐड किया है, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? रायगढ़ में। रायगढ़ में किसी जमाने में एक राजा हुआ करते थे, महाराजा चक्रधर। ये जो चक्रधर नाम है ना, ये राजा का हुआ करता था। तो उन्हीं के स्मृति में रायगढ़ में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के समय चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। और ये जो रायगढ़ के राजा थे ना चक्रधर, ये कथक नृत्य के काफी मतलब कथक नृत्य को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया, और खुद महाराजा चक्रधर तबला वादन में निपुण थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, तबला वादन में ये निपुण थे और कथक को प्रोत्साहित किया। और ये जो रायगढ़ है, यहां पर जो रायगढ़ महोत्सव होता है चक्रधर समारोह, उसमें जो भी कला वगैरह है उसको जो है प्रोत्साहित किया जाता है, विशेष करके कथक के मामले में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है? देखो, जो साहित्य और साहित्यकार, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। एक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, कई बार तो दो से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दो तीन क्वेश्चन आप पकड़ के चलिए। तो इसका जो आंसर होगा धानुलाल श्रीवास्तव। धानुलाल श्रीवास्तव। मैंने ना एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने जितने भी छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं उनकी जो रचनाएं हैं उसको मैंने बताया है, आप लोग उसको देखिएगा। सीजी साहित्य ऐसा आप टाइप करिएगा यूट्यूब में, सीजी साहित्य, और मेरा नाम डाल दीजिएगा, वो वीडियो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो भाई छत्तीसगढ़ में जो आभूषण वगैरह प्रयोग किए जाते हैं उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो खिनवा है कहां पहनते हैं? ये पहना जाता है कान में। कहां पहनते हैं खिनवा? कान में। इसको खेनवा भी लिख दिया जाता है कई बार, खेनवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई? तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को ये छत्तीसगढ़ी होना था, माफी चाहूंगा, छत्तीसगढ़ भाषा नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषा। तो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा को जो है भाषा का दर्जा दिलाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है, और इसको जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग की जा रही है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, तो इसी में छत्तीसगढ़ी को भी शामिल करने की मांग की जा रही है। और 2008 से प्रतिवर्ष राजभाषा दिवस का भी आयोजन किया जा रहा है ना, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कब बबा मरही त कब बरा चुरही? तो ये एक लोकोक्ति है, इसका सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो होगा कार्य की अनिश्चितता। कार्य की अनिश्चितता। तो जो भी मुहावरा है, लोकोक्ति है, वहां से क्वेश्चन बनता है। मेरे चैनल में आपको लोकोक्ति मुहावरा के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है? तो देखो, लोरिक चंदा जो चंदैनी गोंदा है ना, उससे संबंधित स्थल कौन सा है रायपुर में? तो इसका आंसर मुझे मिला रीवा। मैंने ना इसको खोजने की कोशिश की, लेकिन इसके बारे में मुझे उतना कोई जानकारी नहीं मिल पाया। अगर कोई रायपुर का है और उसको अगर नॉलेज है इसके बारे में, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जो भी जानकारी मालूम हो उसको साझा करिएगा, ताकि और लोग भी इसको जान सके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांड और महानदी। देखो, मांड जो है ना भाई, उत्तरी छत्तीसगढ़ से निकलती है ना मांड नदी, मेन पार्ट से। महानदी इधर धमतरी के सिहावा पर्वत से। तो इन दोनों के संगम पर,
दोनों का संगम कहाँ होता है? चंद्रपुर। चंद्रपुर जो कि जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत एक स्थल है, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत। तो चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। तो महानदी और मांड के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, चंद्रपुर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? गंगा दशहरा, ये भी जो है ना पूछा गया, ये भी इस वीडियो में मेरे ख्याल से 2 से 3 बार आएगा गंगा दशहरा, क्योंकि 2012 से 2020 का हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो रिपीट हुआ है ये भी। तो देखो, गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के हिसाब से, मैंने जो पीछे बोला ना, काफी सारे बच्चे छत्तीसगढ़ के जो लोक पर्व है वो कौन कौन से महीने में किस तिथि को मनाया जाता है उसमें कंफ्यूज है, तो वही हिंदू पंचांग को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज हैं। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये सब को लेकर के। तो मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान तरीके से आपको इसको याद कराने की या फिर समझाने की। तो हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा किस माह और तिथि में मनाया जाता है? तो ये जो है ना गंगा दशहरा, ये ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है, ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी को। जो हिंदू पंचांग के अनुसार ना 2 पक्ष होते हैं महीने में, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है, और ये जो दशमी है ना, ये 10वां तारीख, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, हिंदी में ऐसे ही होगा ना। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है। और यह जो पर्व है ना, ये गंगा माता के, जो गंगा मैया है जो कि शिव जी के जटाओं में रहा करती थी, तो जब वो धरती पर अवतरित हुई तो उसी उपलक्ष्य में गंगा दशहरा मनाया जाता है। और जो सरगुजा क्षेत्र है वो सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? तो देखो, ये एक तरह से देखा जाए तो पर्यटन का क्वेश्चन है, या फिर इसको हम लोग इतिहास में भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो है एक तरह से हमारे संस्कृति से भी जुड़ा हुआ चीज है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है। हालांकि मैंने शायद ज़्यादा क्वेश्चन शामिल नहीं किया है इस तरह के, क्योंकि मैंने हिस्ट्री में भी इसको शामिल कर लिया था। तो ये तालागांव बिलासपुर में है देवरानी जेठानी का मंदिर, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है घुमा फिरा करके। और ये जो देवरानी जेठानी का मंदिर है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, और ये गुप्त कालीन मंदिर है। जिस समय भारत में गुप्तों का शासन था, उसी समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में सरभपुरीय वंश के शासक शासन कर रहे थे। तो ध्यान रखना इस चीज को। तालागांव बिलासपुर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधे का तात्पर्य क्या है? तो भाई ये एक जनउल्ला है, मतलब पहेली है। जनउल्ला आप लोग देखिएगा, 1-2 पूछ ही लेता है, कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन कभी पूछता है ना तो 1 से 2 जनउल्ला भी पूछ लिया जाता है। तो मेरे चैनल पर आपको जनउल्ला मिल जाएगा, बड़े मजेदार होते हैं। जो पहेली होता है ना, वही जनउल्ला है। काफी सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा। तो जो पहेली होता है उसको ही छत्तीसगढ़ी में जनउल्ला कहा जाता है। तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे जनउल्ला मिल जाएंगे। तो नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बांध है। नानकुंटूरा का मतलब होता है छोटा बच्चा, बुलक बुलक के मतलब ऐसा कूद कूद के पार बांध है। पार मतलब क्या होता है? जो खेत का जो मेड़ होता है ना, उसको पार बोला जाता है। तो उसको एक तरह का तैयार करता है। तो इसका आंसर होगा सुई धागा। सुई धागा। तो देखो यहां पर जो सुई है ना, सुई, उसको जो है नानकुंटूरा मतलब छोटे बच्चे की उपमा दी गई है। अब जो सुई है उसको हम लोग ऐसे सीलते हैं ना, ऐसे 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 जाता है, तो वो एक तरह का पार जैसा हो जाता है, मेड़ टाइप का हो जाता है। और वो जो है ना इधर उधर कूद कूद के ऐसे इधर से हम लोग घुसाते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं। तो उसी को बोला गया है बुलक बुलक के पार बांध है। तो इसका आंसर क्या होगा? सुई धागा। तो जनउल्ला पहली आप लोग देख लीजिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्रा भरलाई अगास भर बरसाई का तात्पर्य क्या है? ये भी पहेली है, जनउल्ला है, और ये एक ही साल पूछा गया था। तो एक ही पेपर में 2-2 जनउल्ला भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो सीसेट का एग्जाम होता है ना, उसमें भी छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें भी जनउल्ला पूछा जाता है। तो आप लोग जनउल्ला को तो बिल्कुल छोड़िएगा मत, देखिएगा। तो पर्रा भरलाई, पर्रा का मतलब होता है जो परात होता है ना, जिसमें आटा वगैरह साना जाता है रोटी बनाने के लिए। तो पर्रा, लाई, लाई आपको पता ही होगा, चना मुर्रा वाला लाई। हाँ, उसके बाद अगाज मतलब होता है आकाश। तो पर्रा भर लाई मतलब कि परात भर मुरमुरा आकाश में छा गया है, ऐसा ये बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तारे, तारा।
तो जो आसमान है उसको जो है परात मतलब बड़ा सा थाल बता दिया गया है, और उसमें जो लाई है ना मुर्रा ऐसे होता है छोटा 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 छोटा, वो पूरा बिखार दिया गया है, तो उसको जो है तारे की उपमा दी गई है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा एक भाजी का नाम नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के शाक भाजियों का प्रयोग किया जाता है। देखो नॉर्मली जो चीजें हैं वो तो सब तरफ यूज होता है, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी है जो केवल हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है। मतलब कुछ लोकल चीजें होती है ना जो वहां के वातावरण, वहां के पर्यावरण के हिसाब से उत्पन्न होती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ चीजें ऐसी मिलती है और इन सब चीजों को पूछा भी जाता है। तो देखिएगा जिनके घर में ये सारी चीजें यूज होता है, जो एकदम ठेठ छत्तीसगढ़िया है या फिर नहीं भी है तो भी भाई वो तो बाजार जाता होगा, लेके आता होगा, खाता होगा, तो आपको मालूम होगा। तो आप ना इन सब चीजों को जो भी आपके घर में यूज होता है, ऐसा थोड़ा सा एंटिक टाइप का चीज लगता हो, तो आप उनके बारे में पूछिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ये जो करमता है ये भाजी है, लाल लाल भाजी तो काफी लोगों को पता होगा, ये तो कॉमन सा चीज है। अमारी भाजी ये भी एक प्रकार का भाजी है, हाँ, लेकिन ये जो रमकेलिया है ना ये भिंडी को कहा जाता है। भाई भिंडी जिसको अंग्रेजी में लेडी फिंगर कहते हैं, ये तो भाजी नहीं है, ये तो सब्जी है। तो इसका आंसर हो जाएगा रमकेलिया, बाकी सब भाजी है। तो आप लोग जो है ना जो भी चीजें हैं, चाहे वो शाक भाजी हो, जानवर हो, उनको हिंदी में मतलब छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं ये थोड़ा सा देखिएगा, याद करिएगा। इसको याद मत करिएगा, इसको आप लोग जो है ना अपने दैनिक बोलचाल के जीवन मतलब आप जो बात वगैरह कर रहे हो तो उसमें यूज करिएगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपके मम्मी पापा से भी इस तरह की चीजों को आप बोल सकते हो कि इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। अगर जो एकदम ठेठ गांव क्षेत्र में रहता है, जिसके घर में ये छत्तीसगढ़ी बोला जाता है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में छत्तीसगढ़ी नहीं बोला जाता है, या फिर ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां छत्तीसगढ़ी नहीं बोला जाता है। जैसे कि मैं कहां से हूं भाई, मैं छत्तीसगढ़िया ही हूं, लेकिन मैं कहां से हूं, इंद्रावती बेसिन से, मतलब कि दंडकारण्य जगदलपुर बस्तर क्षेत्र से हूं, और यहां पर छत्तीसगढ़ी उतनी नहीं बोली जाती है। तो हमारे लिए थोड़ा सा जो है ये सारा चीज जो है ना दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे और भी काफी सारी स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग क्या करिएगा, अभी तो भाई आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब से जो है आप सभी से जुड़े हुए रहते हैं, तो ऐसे आप ग्रुप वगैरह बना सकते हो और वहां से जो है ये सारी जो चीजें हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी मतलब महानदी बेसिन वाले जो लोग हैं वहां पर छत्तीसगढ़ी अधिकतर बोली जाती है, तो उनके साथ आप लोग जो है बात वगैरह कर सकते हो और इन सब चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो रमकेलिया, भिंडी, ऐसे ही दूसरी सब्जियां, दूसरे जो भी फल फ्रूट है, यहां तक कि कीड़े मकोड़े के बारे में भी पूछा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, जानवर, रिश्तेदार। तो देखिएगा इन सब चीजों को देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको कुछ चीजें मिल भी जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं। तो जो हमारे वाद्य यंत्र है ना उनके बारे में, मतलब वाद्य यंत्र का भी वर्ग होता है, क्लास होता है कि वो किस वर्ग का है। तो ये जो अकुम और तोड़ी है ये सुशिर वाद्य है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वाद्य यंत्र है, इसके जो प्रकार है, वर्ग है, इस पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सीजीपीएससी में देखा 2 या 3 बार पूछा गया है, तो पूछा जा रहा है, तो इस पर थोड़ा सा मैं जो है जानकारी इकट्ठी करके वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है छत्तीसगढ़ परिचय, अगर आपको ये पढ़ने को मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। तो छत्तीसगढ़ परिचय ये पुस्तक है बलदेव प्रसाद मिश्र की। इसके अलावा प्यारेलाल गुप्त ने प्राचीन छत्तीसगढ़ नामक एक पुस्तक लिखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा है, तो वो भी आप पढ़िएगा, प्यारेलाल गुप्त की प्राचीन छत्तीसगढ़। और ये भी पूछा गया है प्राचीन छत्तीसगढ़ किसकी रचना है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। और छत्तीसगढ़ परिचय ये बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे। तो भाई बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे, ये निवासी थे रतनपुर के। खूब तमाशा नहीं, इनकी रचना कौन सी है, विक्रम विलास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है। ठाकुर जगमोहन सिंह, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट हुआ है, उसमें क्या किया गया है, इसमें पूछ रहा है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है। तो ये क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है, श्यामा स्वप्न किसकी रचना है, ऐसे पूछा गया है, मतलब कि उल्टा कर दिया गया है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सीता बिंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। तो सीता बिंगरा की गुफा वैसे अगर हम देखें तो ये हिस्ट्री और पर्यटन उसका क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है कि भाई नाट्यशाला
नाट्यशाला। अब ये जो सीता पिंगरा की गुफा है ये लगभग 2200 वर्ष पुरानी है, मौर्यकालीन गुफा है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई है। नाट्यशाला, यहाँ पर जो है जो नाट्य प्रदर्शन होता था, नाटक होता था, जो अभिनय कला है उसका मंचन होता था। और इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, जिसको आज हम एकदम पिछड़ा हुआ कहते हैं, बैकवर्ड समझते हैं, ये जो है शुरू से प्राचीन समय से ही कला संस्कृति का केंद्र हुआ करता रहा होगा, तभी तो न भाई इस तरह की चीजें बनी है। यहां पर खुद महाकवि कालिदास जी भी आए थे, उतने बड़े वो साहित्यकार थे, रचनाकार थे, तो वैसा व्यक्ति यहां पर आ रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ना कुछ तो बात जरूर रही होगी। तो ये भी हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ में लोक कला संस्कृति से संबंधित सबसे पुराना चीज, पुराना साक्ष्य, पुराना उदाहरण क्या है, तो वहां आप जो है इसके बारे में बता सकते हैं कि जो सीता पिंगरा की गुफा में जो नाट्यशाला है वो लोक कला संस्कृति का सबसे प्राचीन उदाहरण है, जो कि सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। ये गुफा के अंदर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है। तो ये जो हल्बी भाषा है ना भाई, हमारे इंद्रावती बेसिन में बोली जाती है। इंद्रावती बेसिन मतलब बस्तर क्षेत्र की ये लोक बोली है, संपर्क बोली है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ी बहुत कम बोली जाती है। जो भी मतलब मध्य छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन से आकर के बसे हैं या फिर थोड़ा सा कोंडागांव कांकेर उस तरफ जो है छत्तीसगढ़ी थोड़ी बोली जाती है, लेकिन इधर जो है बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा इस तरफ तो बहुत कम बोलने सुनने को मिलता है। लेकिन हल्बी जो है ये लगभग पूरे बस्तर में देखने सुनने को मिलता है। ये आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि जो हल्बी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, हिंदी हो गया, ये सब जो है ना आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। तो जो भी हल्बी बोलने वाला, छत्तीसगढ़ी बोलने वाला, वह आराम से हिंदी को समझ लेता है, छत्तीसगढ़ी को भी समझ लेता है, हल्बी को भी समझ लेता है। भले वो बोल ना पाए, मतलब जो हल्बी बोलने वाला है वो छत्तीसगढ़ी को थोड़ा बहुत समझ ही लेगा, भले बोल ना पाए, क्योंकि भाई आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है तो समानताएं काफी है। बाकी द्रविड़ ये तो भाई बिल्कुल जो साउथ की जो भाषाएं हैं उस वाली चीजें हैं, जैसे कि गोंडी हो गया, कुरुख हो गया, ये सब जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। बाकी हल्बी, छत्तीसगढ़ी, हिंदी सब आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितनी होती है। तो ये 75 दिन का होता है, पूछा गया है। और यहां से भी काफी सारी चीजें पूछी जाती है कि बस्तर दशहरा के कौन कौन से रस्म परंपराएं हैं। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देखिएगा। और तो बस्तर दशहरा से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। इससे पहले तिथि, माह सब कुछ पूछा था ना, इसमें खाली माह पूछा है। तो ये ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है गंगा दशहरा, सरगुजा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है। सॉरी, रामनवमी नहीं, रामनामी मेला, बड़े भजन का रामनामी मेला ये किस माह में लगता है। तो देखो, ये जो बड़े भजन का रामनामी मेला, तो ये जो रामनामी मेला है ना, रामनामी संप्रदाय है एक, मतलब कि ये ज्यादा पुराना संप्रदाय नहीं है। ये कुछ 100 या फिर 150 साल पहले, 150 साल तो ज्यादा हो गया, थोड़ा उससे कम, तो ये जो रामनामी संप्रदाय है ये बना है। तो इनके द्वारा ये जो है ना बड़े भजन का रामनामी मेला आयोजित किया जाता है। कब? तो पौष मास में। और अभी चल रहा है ना, अभी पौष का महीना चल रहा है ना, पौष, जिसको हम पूस भी कहते हैं। प्रेमचंद जी की कहानी है पूस की रात, उसमें पूस के ठंड के जिक्र किया गया है। पौष मास में काफी ठंड लगता है ना, अभी ठंड ठीक ठाक लग रहा है। और इसी पौष मास में छेरछेरा भी मनाया जाता है, पौष पूर्णिमा को। तो पौष मास में रामनामी मेला आयोजित किया जाता है। कहां होता है? तो ये जांजगीर चांपा जिले में आयोजित होता है, क्योंकि जो रामनामी संप्रदाय हैं उसी तरफ है, जांजगीर चांपा और उसके आसपास। तो ध्यान रखना इस चीज को, ये थोड़ा सा नया चीज है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है। तो ये जांजगीर नगर में होता है जाजल्य देव महोत्सव। जो जाजल्य देव थे ना, उन्होंने जांजगीर नगर की स्थापना की थी और उन्हीं के नाम से इस नगर का नाम पड़ा होगा, जाजल्य देव। और ये मेरे ख्याल से मार्च महीने में होता है शायद जाजल्य देव महोत्सव। आप लोग बताइए जाजल्य देव महोत्सव कब होता है, मार्च में होता है या किसी और महीने में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है। तो भाई ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ ना, इससे पहले भी पूछा था भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका। तो सूरजबाई खांडे ये जो है भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका हैं। तीजन बाई भी वहां दिया था ऑप्शन में, रितु वर्मा भी दिया था, और यहां अलका चंद्रा करके जगह ममता चंद्रा कर दिया था। मतलब क्वेश्चन को जस का तस वो घुमा दिया है, पूछ दिया है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। तो देखो, लज्जित होना, इसके लिए छत्तीसगढ़ी में क्या मुहावरा होगा? लज्जित होना, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ी में मुहावरा होगा मुड़ी गड़ियाना। मुड़ी गड़ियाना, लज्जित होना। मुड़ी मतलब होता है सिर, और गड़ियाना मतलब एक तरह से छिपाना, सिर छिपाना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? भाई, कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो पीछे मैंने बताया था, एक तरह से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है घुमा फिरा करके। मैंने बताया था ना पीछे, तो कोंडागांव जो है घड़वा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। घड़वा शिल्प के लिए, ये जो घड़वा शिल्प है ना, ये लौह शिल्प कला के अंतर्गत ही नहीं, ये लौह शिल्प कला में नहीं आएगा, माफी चाहूंगा। घड़वा शिल्प अलग होता है, इसमें कांसा, तांबा, ये सब चीज को मिक्स किया जाता है। तो घड़वा जाति भी होता है, और घड़वा जाति के लोगों के द्वारा ही घड़वा शिल्प बनाया जाता है। मैंने बताया था मलार सरगुजा से संबंधित है, झारा रायगढ़ से संबंधित हैं, और जो घड़वा हैं वो कोंडागांव बस्तर से संबंधित हैं। और ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया? तो देखो, शेक्सपियर भाई बहुत बड़े नाटककार थे ना ये यूरोप में, तो इनकी एक रचना है कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो इसका छत्तीसगढ़ी में किसने अनुवाद किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। और हमारे छत्तीसगढ़ के काफी सारे जो साहित्यकार थे, उन्होंने जो पश्चिमी देशों में जो साहित्य की रचना की गई थी, या फिर पश्चिमी देशों के इतिहास का लेखन किया है काफी सारे साहित्यकारों ने। मैंने कोशिश करूंगा कि जो हमारा सुबह वाला जो वीडियो होता है जिसमें हम 10 क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें मैं इस चीज को ऐड करूं कि किस किस छत्तीसगढ़ के साहित्यकार ने पश्चिम के बारे में लिखा है, पश्चिम का इतिहास लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, हो सकता है पूछा जा सकता है। तो यहां पर इसका आंसर होगा, मतलब शेक्सपियर के नाटक का छत्तीसगढ़ी में किसने अनुवाद किया है? तो भाई इनमें से किसी ने नहीं किया है। किसने किया है? तो सुकलाल पांडेय। सुकलाल पांडे, अच्छा यहां प्रसाद दिया है ना, वो नहीं है, सुकलाल पांडे ये अलग है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सुकलाल पांडे जी ने इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है, और क्या नाम दिया है? पुरु झुरु। पुरु झुरु, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पुरु झुरु। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुकलाल पांडे की रचना पुरु झुरु किसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद है? तो ध्यान रखेंगे, कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर के नाटक की रचना है, पुरु झुरु, सुकलाल पांडे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देबे संदेश फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो भाई कही देबे संदेश ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला मूवी था, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित, जो कि 1965 में बना था। और इसमें जो गीत वगैरह थे ना, उसको मोहम्मद रफी, मन्ना डे जैसे गायकों ने गाया था इसके गीतों को। गीत भी काफी अच्छे थे, और मूवी भी ना काफी अच्छा है। इसका जो नाम है, टाइटल, ये भी मतलब काफी मतलब कुछ कह देता है, कही देबे संदेश, मतलब कि संदेशा दे देना, इस टाइप से। तो मैंने वैसे इस मूवी को नहीं देखा है, लेकिन मैं इसको कुछ सीन मैंने इसका देखा है, तो ठीक ठाक मुझे लगा है। मैं पूरा देखना चाहता हूं इसको, मैंने मतलब बीच बीच का देखा है, तो अगर आपको समय मिले तो जरूर देखिएगा। तो 1965 में ये रिलीज हुआ था, और गाने वाले गायक कौन कौन थे? मन्ना डे थे, मोहम्मद रफी थे, ये चीज को ध्यान रखेंगे। इसके निर्देशक थे मनु नायक, ध्यान रखेंगे, मनु नायक इसके निर्देशक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सा है? तो भाई ददरिया, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था शायद, छत्तीसगढ़ी गीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो ददरिया को ही छत्तीसगढ़ी गीतों का राजा कहते हैं, और यही जो है छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत है। बाकी अगर मैं बात करूं सोहर की, तो ये जो है ना बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। फाग जो है होली के टाइम पर गाया जाता है, फागुन में। भोजली जो है ना, ये जो भोजली होता है, एक पर्व होता है ना भोजली, जो भादो महीने में कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है, रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन। मित्रता का प्रतीक है भोजली एक तरह से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है? तो दियना के अंजोर के लेखक हैं भाई शिवशंकर शुक्ल। शिवशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, रामराज्य नाटक के रचनाकार कौन है? रामराज्य नाटक, तो इसके रचनाकार हैं पंडित मलिक राम त्रिवेदी।
पंडित मलिक राम त्रिवेदी। तो देखो साहित्य और साहित्यकार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 1 2 3 क्वेश्चन पूछते ही हैं, पूछा ही जाता है। 1 से 2 या 2 से 3 देखने को मिल जाता है। तो अच्छे से देखिएगा, मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है। तो देखो ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा करके आ गया ना, मैंने बताया था राजा चक्रधर सिंह, ये जो है कथक नृत्य के में इनका मतलब विशेष योगदान था। रायगढ़ के ये राजा थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है। तो कोसली। छत्तीसगढ़ को प्राचीन समय में कोसल कहते थे और कोसल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कोसली कहते थे। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ है हमारे राज्य का नाम, और यहां पर जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी। वैसे ही जो बस्तर है, बस्तर में जो लोक बोली है वो हल्बी है, लेकिन कभी कभी हल्बी को जो है बस्तरी भी बोल दिया जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र की भाषा बोली है ना। जैसे बिहार में जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, बिहारी। महाराष्ट्र जिसका एक मतलब मराठा भी होता है, मराठा क्षेत्र है ना, तो वहां पर बोली जाती है मराठी। गुजरात में गुजराती। मतलब जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाएगी तो उस बोली भाषा का नाम जो है उसी क्षेत्र के नाम पर ही हो जाता है। तो कोसल की कोसली, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है। तो भाई करिया का मतलब होता है काला, अक्षर का मतलब होता है अक्षर, भैंस का मतलब होता है भैंस। तो काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है, इसका मतलब अनपढ़। अनपढ़ को छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे अप्पड़, अप्पड़। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। कबीर गायन, जो कबीरदास मतलब जो कबीर पंथ से संबंधित हैं, तो भारती बंधु। इनको ना भारती बंधुओं को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मेरे ख्याल से 2013 में इनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया था। भारती बंधुओं को 2013 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है। तो भाई ये महाभारत पर आधारित है पंडवानी ग्रंथ। तीजनबाई ऋतु वर्मा पंडवानी से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध हैं। तो देखो यहां पर ना किसी एक साल का क्वेश्चन नहीं है, 2012 से 2020 तक जो टोटल 9 पेपर हुए थे तो उनके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये मेरे ख्याल से तीसरा बार आ रहा है राजा चक्रधर सिंह, सेम वही चीज। तो किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध हैं। तो कथक के लिए ये मतलब प्रसिद्ध है। कथक नृत्य के विकास के लिए जाने जाते हैं राजा चक्रधर सिंह। तो चक्रधर समारोह, राजा चक्रधर सिंह काफी इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत, इनके विषय में जो भी जानकारी मिले पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चंदैनी लोक गायन। देखो ये भी मेरे ख्याल से दोबारा या तीसरी बार आ रहा है। चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है। तो लोरिक चंदा, लोरिक चंदा ये जो है चंदैनी लोक गायन से संबंधित हैं। तो देखो ये जैसे पूछा ना, मतलब कोई एक क्वेश्चन पूछा तो जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन को जैसे का वैसे ही रिपीट करे, थोड़ा सा वो बदलेगा या फिर उसी टॉपिक से कुछ दूसरा चीज पूछेगा। तो आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर से, तो उससे रिलेटेड दूसरी चीजें भी आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। जैसे चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है ये पूछा, तो आप क्या करेंगे, चंदैनी लोक गायन के जो गायक हैं और किस तरह से प्रोग्राम होते हैं, ये सारा कुछ थोड़ा सा देख लीजिएगा। हो सकता है कुछ और पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, धनकुल गीत कहां गाते हैं। धनकुल गीत तो भाई ये बस्तर जिला में गाया जाता है। धनकुल, इसको जगार भी बोलते हैं, धनकुल जगार, तीजा जगार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बांस गीत कौन गाते हैं। तो ये जो धनकुल गीत है ना, लगभग उसी में ही आता है मेरे ख्याल से बांस गीत, जो कि राउत जाति द्वारा गाया जाता है, बांस गीत। बाकी ये जो देवार हैं, बसदेवा हैं, ये भी जो है गीतकार जाति हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मातर त्योहार कौन मनाते हैं। तो भाई मातर जो है ना, ये राउत जाति द्वारा मनाया जाता है। मातर ये मेरे ख्याल से दीपावली के दूसरे दिन शायद मनाते हैं मातर त्योहार। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कब मनाते हैं। तो ये यादव जो राउत हैं, राउत को ही यादव बोला जाता है। राउत जाति होती है, यादव इनका सरनेम होता है, जो कि गोपालक होते हैं ना। श्री कृष्ण जी को अपना पूर्वज मानते हैं ये लोग, मतलब खुद को जो है श्री कृष्ण जी का वंशज बताते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी जनौल्ला पहेली। तो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, छत्तीसगढ़ी पहेलियां जनौल्ला मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो देखते हैं, कारी गाय, कारी गाय, कारी गाय मतलब काली गाय, काली गाय कलिंदर खाए, कलिंदर तरबूज जैसा होता है, दुहते जाए पनहाते जाए। इसका आंसर क्या होगा, कुआं। तो देखो कुआं को जो है ना
क्या बोला गया है, काली गाय की संज्ञा दी गई है कुआं को, और जो बाल्टी है उसको कलिंदर बोला गया है। तो जो कलिंदर है वो कुएं के अंदर जाती है, मतलब काली गाय के अंदर, और वहां से आप पानी निकालो, फिर वापस डालो, फिर पानी निकालो, मतलब अंदर बाहर होता रहता है। तो वो दिया गया है इसको। तो जो जनौल्ला वाला वीडियो है ना, मैंने उसमें इन सब चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रायपुर के गोपाल कवि द्वारा, सॉरी रायपुर नहीं, माफी चाहूंगा, रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो गोपाल कवि गोपाल प्रसाद मिश्र, जैमिनी अश्वघोष इनकी रचना है, राम प्रताप इनकी रचना है, भक्ति चिंतामणि भी इनकी रचना है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अच्छा, अब जो है ना ऑप्शन आप लोगों को 5 दिख रहे होंगे, इससे पहले 4 दिख रहे थे, तो बीच में ना सीजीपीएससी 5 ऑप्शन देता था, अब 4 कर दिया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो भाई ये जो है ना भुजा जो आर्म जिसको हम बोलते हैं ना, आर्म, वहां पहना जाता है, भुजा में। हाथ मत लगा देना, हाँ अगर खाली हाथ ऑप्शन में है तो हाथ आप लगा सकते हो, कलाई में तो नहीं पहना जाएगा, ये भुजा में। अगला क्वेश्चन है, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो जो भोजली है, इसमें जो है ना गंगा का नाम बार बार आता है, अहो देवी गंगा, लहर तुरंगा, इस तरह से जो है भोजली में इसका जो है बार बार जिक्र आता है। एक गरिमा दिवाकर एक हमारे छत्तीसगढ़ की गायिका हैं, छत्तीसगढ़ी गायिका, तो उन्होंने भोजली पर एक बड़ा ही सुंदर गीत गाया है, आप लोग चाहो तो उसको सुन सकते हैं, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, यही वाला गीत। तो उसमें जो है गंगा का नाम बार बार आता है। सोहर बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। जवारा, ये जो जवारा जो बोते हैं उस टाइम पे, सुआ, ये तो पता ही है आप लोगों को, दीपावली के आसपास सुआ नृत्य किया जाता है, पंथी सतनामी बंधुओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लाखड़ी क्या है? ये भी बिल्कुल मतलब थोड़ा सा अतरंगी टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिएगा जो ठेठ छत्तीसगढ़िया है वो इसको आराम से बता देगा। लाखड़ी क्या है भाई? ये एक प्रकार का दाल होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, बाकी तरफ पता नहीं यूज होता है या फिर किसी दूसरे नाम से जाना जाता होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इसको जो है दाल कहा जाता है। तो एक प्रकार का दाल होता है लाखड़ी, लाख की चूड़ी मत लगा देना, तो लाखड़ी एक प्रकार का दाल होता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। आप जो है ना इस तरह की चीजें जो आपके घर में जो भी बोलचाल में यूज होता है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी ना मेरे ख्याल से एक बार रिपीट हुआ है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन मैंने शायद इसमें केवल एक ही बार डाला है। तो गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? आषाढ़ माह में मनाया जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है गोंचा पर्व। एक ना इस तरह से पूछा गया था कि गोंचा पर्व किस जिले के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, एक बार ऐसे पूछा गया था। तो शुक्ल पक्ष द्वितीया आषाढ़ माह में मनाते हैं गोंचा पर्व, बस्तर क्षेत्र में विशेष करके। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस लेखक को छंद शास्त्री के नाम से जाना जाता है, या उनको ना छंद शास्त्री कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का छंद शास्त्री? तो जगन्नाथ प्रसाद भानु को छंद शास्त्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्याम स्वप्न के रचयिता कौन है? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, मैंने बोला था ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो श्याम स्वप्न के रचयिता कौन है भाई? पीछे ही मैंने बताया, ठाकुर जगमोहन सिंह। पहले कैसे पूछा था, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है, ऐसे पूछा था ना। तो अब क्या पूछ रहा है, श्याम स्वप्न किसकी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भड़ैनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो भड़ैनी ये विवाह के टाइम पर गाया जाता है, जब भोजन वगैरह होता है ना, भोजन वगैरह चल रहा होता है, खाना पीना, तो उस टाइम पे हास परिहास के रूप में इसको गाया जाता है भड़ैनी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, जेठाउनी किस माह में मनाते हैं? तो मैंने पीछे साथ जिक्र किया था, तो ये कार्तिक मास में मनाया जाता है जेठाउनी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को, शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है जेठाउनी। एक बार इसी को ना शायद जेठाउनी, इसको क्या बोलते हैं, देव उठनी, नॉर्मल क्या बोला जाता है, देव उठनी इसको बोला जाता है। छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं ना शहरों में, क्या बोलते हैं, छोटी दिवाली,
छोटी दिवाली। जो शहर वाले लोग हैं इसको छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं, बाकी गांव देहात में और जो मतलब शहरों में रह करके अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं वो लोग तो भाई देव उठनी या फिर जेठाउनी के नाम से ही जानते हैं, छोटी दिवाली। ध्यान रखना, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को यह पर्व मनाया जाता है, दीपावली के बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? तो गला में क्या पहना जाता है भाई? सुतिया। क्या पहनते हैं? सुतिया पहनते हैं गला में। नागमोरी मैंने बताया भुजा में पहना जाता है। बाकी कहां कहां पहनते हैं बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। तो सितार वादक कौन है? तो ये हैं विमलेंदु मुखर्जी और बुधादित्य मुखर्जी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनके उपन्यास, ये आपको बताना है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, मोंगरा, मोंगरा ठीक है। चंदा अमृत बरसाई से, ये भी ठीक है। केयूर भूषण फुटहा करम, ये भी ठीक है। कृष्ण कुमार शर्मा कुल के मर्जाद, ये मेरे ख्याल से गलत है। इसका आंसर होना था जो कुल के मर्जाद है ये केयूर भूषण ने लिखा है। जो कुल के मर्जाद है ये केयूर भूषण जी के द्वारा लिखा गया है, कुल के मर्जाद। और ये जो भोजली है ना, ये विनय कुमार पाठक, जो बिलासपुर वाले हैं ना विनय कुमार पाठक, उनके द्वारा लिखा गया है भोजली, जिन्होंने धान का कटोरा नाम का एक पत्रिका निकाला था। तो विनय कुमार पाठक ने लिखा है भोजली। तो यहां पर अच्छा, ये दोनों गलत है, तो ये क्वेश्चन विलोपित हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन विलोपित हुआ था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन विलोपित भी होते हैं, 3 सही है, 2 गलत हैं, 1 गलत होना था, लेकिन यहाँ 2 गलत हैं तो विलोपित। कुल के मर्जाद केयूर भूषण, भोजली जो है विनय कुमार पाठक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परेशान करना के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा मुहावरा है? तो भाई परेशान करना के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा मुहावरा है? छाती छोलना। कोई भी परेशान करता है तो छत्तीसगढ़ी आदमी क्या बोलता है? काबर छाती छोलतस। ऐसे, वैसे मुझे छत्तीसगढ़ी अच्छे से नहीं आती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे? हिंदी काव्य में, ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य में, संपूर्ण हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कौन से कवि थे? तो भाई वो थे मुकुटधर पांडेय। ये मतलब संपूर्ण हिंदी काव्य साहित्य में, मतलब संपूर्ण हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडेय को माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे हैं। विनोद कुमार शुक्ल, ये मेरे ख्याल से ना ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के अलावा और दूसरे क्वेश्चन दूसरे पेपर में भी पूछा गया है। तो इनकी एक रचना तो भाई नौकर की कमीज, ये मुझे एकदम से याद है। दीवार में एक खिड़की, ये भी मुझे याद है। खिलेगा तो देखेंगे, ये भी बिल्कुल मैं मतलब नहीं भूलूंगा। बाकी काला जल की इनकी रचना है, नहीं मालूम। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1 3 4। 1 3 4 कहां गया? ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है? खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है, खैरागढ़ राजनांदगांव। 1956 में यह स्थापित हुआ था। खैरागढ़ के जो राजा थे, खैरागढ़ पहले रियासत हुआ करता था, तो यहाँ के जो राजा थे, रानी थे, उन्होंने इसको जो है स्थापित किया था। सॉरी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए। तो थोड़ा सा ना मैं ब्रेक लूंगा, काफी टाइम भी हो गया। हाँ, तो हम लोग कहां थे? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए। तो देखिएगा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा, ये तीनों महाकाव्य हैं। और इनके रचयिता कौन है? प्रणयन जी। प्रणयन नाम याद रखेंगे। 3 महाकाव्य प्रणयन जी द्वारा रचना किए गए हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 ये जो है आपका उत्तर होगा। बाकी जो चौथा वाला है वो महाकाव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रवर्तक कौन थे? अच्छा माफी चाहूंगा, भाषा पढ़ रहा हूं, नाचा सॉरी, छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन थे? तो भाई छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक थे दुलार सिंह मद्राजी। छत्तीसगढ़ी भाषा पता नहीं मैं कैसे पढ़ लिया। तो छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक दुलार सिंह मद्राजी, दाऊ दुलार सिंह मद्राजी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सुआ नृत्य ये तो है भाई।
पंथी नृत्य भी है, चंदैनी भी है, राउत नाचा भी है, लेकिन जो राई है ये हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौल्ला अर्थात पहली कौन सा है? तो भाई तारे के लिए 5 भाई के एक के अंगना, इसका मतलब होता है हथेली। हथेली में 5 मतलब 4 उंगली एक अंगूठा, ये मिला करके 5 भाई हो गए, हथेली जो है अंगना। तो ये पंजा बोलेंगे क्या? पंजा, हाँ चलो हथेली पंजा। रात मा गरु दिन मा गरु, रात मा गरु दिन मा गरु, ये क्या होगा? ये पता नहीं, मेरे ख्याल से ये भी तारे के लिए होगा क्या? रात मा गरु दिन मा गरु, शायद चांद तारा होगा शायद इसका भी आंसर। ज्यादा मीठा मा कीरा पर है, इसका मुझे नहीं मालूम। पर्रा भरलाई गगन बरछाई, यही जो है तारे के लिए जनौल्ला है, पीछे हम लोगों ने देखा था। पूछी ले पानी पिए मुड़ी हल ललियाए, इसका होगा दीपक या दिया। बाकी इन दोनों का आप लोग बताइएगा किसी को पता है तो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लज्जित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? तो लज्जित होना, इसके लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है दांत निपोरना। लज्जित होना के लिए दांत निपोरना। इसके पहले भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था क्या, लज्जित होना टाइप का, और जिसमें मुड़ी गड़ियाना कुछ था शायद। खैर देखिएगा, दांत निपोरना लज्जित होना के लिए हाँ दांत निपोरना यही तो होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनकी रचना। तो यहाँ पर सुमेलित है ये बताना है। तो पहला दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा दान लीला, ये सुमेलित है, तो यही आपका आंसर होगा। मतलब एक सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। मुकुटधर पांडे हीरू के कहिनी, ये जो है ना गलत है। हीरू के कहिनी बंसीधर पांडे की रचना है, जो मुकुटधर पांडे के भाई हैं। कछेरी मुझे नहीं मालूम ये किनकी रचना है। नागलीला का भी नहीं पता। छत्तीसगढ़ी महतारी का भी नहीं पता। तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा दान लीला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बस्तर के परंपरागत शिल्पकार के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन हैं? तो भाई ये जयदेव बघेल जी का नाम आता है, जो फिलहाल इनका निधन हो चुका है कुछ साल पहले। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं और वर्ष दिया हुआ है। वैसे तो ये मेरे ख्याल से इस टॉपिक में नहीं आता है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी लोक कला संस्कृति इन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। तो देखते हैं, मिलान करते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हास्य कवि हैं, इनको 2010 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे, ये 2007 में इनको मिला है, ठीक है। पुखराज बाफना, जो पुखराज बाफना है, इनको 2011 में ये सम्मान मिला है। लेकिन भाई ये जो भारती बंधु है, मैंने पीछे भी जिक्र किया था, 2013 में इनको पद्मश्री सम्मान मिला है, न कि 2012 में। मतलब कि ये क्वेश्चन विलोपित हुआ था। यहाँ पर 2012 होता तो ठीक होता, लेकिन यहाँ ये 2013 में भारतीय बंधुओं को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मेरे ख्याल से यही आखिरी क्वेश्चन है। हाँ यही आखिरी था। इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है? तो देखो ये क्वेश्चन ना मैंने मतलब एक बार पूछा था, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो यहाँ पर सीजीपीएससी ने आंसर लिया है घनौची। मुझे नहीं मालूम था घनौची क्या होता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया कि घनौची जो है ना, बर्तन वगैरह रखने वाला स्टैंड होता है, जिसमें जो मतलब बर्तन गंजी वंजी रखा जाता है ना, इस टाइप का होता है, चूल्हा टाइप का ऐसे होता है जिसके ऊपर बर्तन रखा जाता है। तो कुछ उस टाइप का चीज़ होता है बोल के बताया गया। कुछ बच्चों का कहना है कि ये किचन का प्लेटफॉर्म है जिसमें चूल्हा वगैरह रखा जाता है। तो मतलब थोड़ा सा अलग अलग चीज बताया गया है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ घनौची किसे कहा जाता है। बाकी ये सब जो है बर्तन हैं। तो इस तरह की चीजें भी सीजीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है ना अपने घर में जो भी दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं, बोलचाल में जो आप चीजों का प्रयोग करते हो, उन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सीजीपीएससी उन्हीं को क्वेश्चन बना करके आपके सामने रख देता है, पता नहीं कब क्या पूछ ले।
तो ये था भाई आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य, भाषा, लोक पर्व, यहाँ से ही जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोगों ने देखा है। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा। मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारे मतलब वीडियो बनाए हैं जिसमें पुराने क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है अलग अलग तरीके से, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आपको जो है पुराने क्वेश्चन पेपर वाले पूरा बुक ही मिल जाता है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन पुराने क्वेश्चन पेपर आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, या आप लोगों को लगता है कि मैंने कहीं पर कुछ मिस्टेक किया है, कोई जानकारी गलत बताई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।